हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व में भी हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाई है जो कि लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में आई थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, बात करें अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की, दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, दोस्तों ये शिक्षा के अधिकार को एक इच्छित अधिकार बताता है, यानी कि एक इच्छित अधिकार इसको दोस्तों माना गया है। इसी तरह से जो संविधान का अनुच्छेद 19 है वो भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है। अगर आप बात करें अनुच्छेद 19 की दोस्तों, तो वो नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रोजगार से संबंधित है। तो इसी क्रम में दोस्तों 2002 में 86वां जब संविधान संशोधन किया गया तो उसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया। तो 21A में क्या है? 21A में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की। तो वर्ष 2009 में बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक की यानी कक्षा 1 से 8 तक की निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद 21A में वर्णित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला टॉपिक 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको 21A के अंतर्गत शिक्षक का एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब 2002 से पहले की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था दोस्तों, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य का कर्तव्य था। यानी कि पहले ये राज्य का कर्तव्य के अंतर्गत ये दोस्तों आता था, लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में तो एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा नागरिकों को यह शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। ओके, उसके बाद 4 अगस्त 2009 में यह पारित हुआ। उसके बाद से आपका निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आपका बना और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, 21 को यानी 21 का आर्टिकल के दोस्तों ये अंतर्गत आता है। ओके, यहीं से आपको शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन 2009 में ये पास हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2009 से ये अधिनियम कह सकते हैं आपका बना, ये आपने ध्यान में रखना है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वैसे इसका जो नाम है वो ये है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। और उसके बाद जब ये लागू कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कई सारे पॉइंट हैं, इससे बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2002 से पहले ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता था, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य का कर्तव्य हुआ करता था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर सभी का समावेशन किया है। तो देखिए, इसमें 7 अध्याय और 38 खंड है
ओके। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई कि जो सभी निजी स्कूल हैं वो अपनी कुल सीटों का 1/4 यानी कि 25% EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित करेंगे। ये क्वेश्चन अभी आपका हाल में ही प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में भी आया था। तो ये पूछा गया था कि किस धारा के अंतर्गत जो आपके निजी विद्यालय हैं उसमें 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। तो वो धारा कौन सी है, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कौन सी है, 12(1)(c। तो 12(1)(c) धारा है, इसी धारा के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित है। इसको अपने ध्यान में रखना है, यानी पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ना बालक नहीं, बच्चों के लिए आरक्षित है। इसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे। ओके। इसके अलावा एक और फैक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम हम कह सकते हैं भारत में निशुल्क शिक्षा का मुद्दा उठाया था। इन्होंने 18 मार्च 1910 में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बाद में ऑफ कोर्स डिनाई कर दिया गया था। इसके बाद विश्व युद्ध भी हो गया था 1914 में, तो इसलिए भी इसको एक तरीके से हटा दिया गया था। इस प्रावधान को बाद में मतलब नकार दिया गया था ब्रिटिश काउंसिल द्वारा। इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने शिक्षा के अधिकार अधिनियम से ध्यान में रखने हैं और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बच जाए। तो सबसे पहला इसमें तत्व है दोस्तों, वो है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जैसा कि हमने दोस्तों डिस्कस किया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी आसपास के विद्यालय में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी आसपास के विद्यालय में वो जा सकता है और निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ले सकता है। इसका बच्चे को अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का। ये इसका प्रमुख तत्व है। ओके। इसके बाद दूसरा आता है प्रवेश नहीं दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा उपबंध है। ये उपबंध ये कहता है कि अगर कोई बच्चा 6 साल की आयु में प्रवेश नहीं ले पाता, सपोज करो कोई बच्चा है वो 6 वर्ष की आयु में प्रवेश नहीं लेता, माना वो 8 वर्ष की आयु में प्रवेश लेता है, सपोज करो, ठीक है, और उसके बाद उसकी उम्र 14 वर्ष हो गई है लेकिन वो अभी भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाया है, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसको निशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। ऐसा विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है, समझ गए। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा तो है, लेकिन कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि भाई 6 वर्ष की आयु में ही विद्यालय में प्रवेश ले, उसके बाद भी तो वो प्रवेश ले सकता है ना। तो अगर वो उसके बाद प्रवेश लेगा तो उसके बाद अगर वो 14 वर्ष तक की आयु में अगर वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। ये यह उपबंध कहता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये इसके मुख्य तत्व हैं। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, ठीक है। अगर यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है या अथवा हम कह सकते हैं किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि वो बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर अपना ले सकता है, चाहे कोई भी कारण हो। समझ में आया? तो ये इसके मुख्य तत्व हैं। इसके बाद अगला प्रावधान दोस्तों, राज्य सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। दोस्तों, इस अधिनियम के लागू होने के भीतर हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके राज्य सरकार और स्थानीय जो आपके पदाधिकारी हैं ना, इनको आपके स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसे स्कूल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय प्राधिकारी हैं तो उनको अपने क्षेत्र के अधीन जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर उनको विद्यालय स्थापित
करने होंगे, ये एक तरीके का ये प्रावधान कहता है। यानी कि जो आरटीआई है इसमें आरटीई में सॉरी ये प्रावधान दोस्तों किया गया है, ठीक है ना। तो राज्य सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का भी कर्तव्य दिया गया है। वैसे क्या कहा गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर, ठीक है ना, 3 वर्ष के भीतर कहा गया था कि जो राज्य सरकार है और स्थानीय प्राधिकारी हैं उनको पड़ोस का एक स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसे स्कूल नहीं है। ओके, इसके बाद अगला आता है वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटना। देखिए इसका क्या मतलब है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें, ये एक आपकी सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वित्त का प्रबंधन किस तरीके से होता है। देखिए 2 तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंटर्ड सेक्टर्ड स्कीम, एक होती है सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है दोस्तों जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वित्त का प्रबंध करते हैं, यानी दोनों मिलकर पैसा खर्च करते हैं। अगर हम बात करें वित्तीय प्रबंध की तो इसमें है 60:40, या हम मोर प्रिसाइसली जाएं तो 65:35 का रेशियो है, यानी 65% पैसा केंद्र सरकार देगी और 35% पैसा राज्य सरकार देगी। ये है आपके जो अन्य राज्य। लेकिन 90:10 जो आपके नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनके लिए 90:10 का रेशियो है। मतलब 90% पैसा आपका केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जितने भी हिमालय राज्य हैं वहाँ पर भी ये प्रावधान लागू है। तो उत्तरी पूर्वी और हिमालय राज्यों को 90:10 और बाकी के लिए 65:35 ये इसका वित्तीय प्रबंधन है। ओके, इसके अलावा देखिए राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य सरकारों का क्या कर्तव्य है? राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। ये उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्तव्य। और इसके अलावा देखिए दोस्तों कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके संग किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो और विद्यालय भवन सही हो, शिक्षक की उपलब्धता हो। इसके अलावा जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जितनी भी आपकी ये आधारभूत संरचनाएं हैं, इनकी उपलब्धता भी राज्य सरकारें ही सुनिश्चित करेंगी। ये हम कह सकते हैं राज्य सरकारों के कर्तव्य इसमें डिसाइड किए गए। ओके, इसके बाद स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य। देखिए इसमें मैंने पहले ही बोला कि आपके स्थानीय पदाधिकारी जो हैं, धारा इसमें 8 है। इसमें आपके जितने भी आपके जो जितने भी आपके बच्चे हैं ना, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इसमें बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन लेंगे तो हम कह सकते हैं कि उनका अभिलेख तैयार करना और इसके अलावा जो विद्यालय के कामकाजों की निगरानी करना, ओके, और शिक्षा के जो कैलेंडर होते हैं उनको तैयार करना, वो इनका कर्तव्य इसमें बनाया गया है। तो स्थानीय पदाधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य हैं, धारा 8 में इसका वर्णन है कि वो क्या करेंगे कि राज्य सरकार के जितने भी कर्तव्य हैं उनके साथ साथ वो क्या करेंगे, जितने भी बालक हैं यानी अपने क्षेत्र में जितने भी बालक हैं उनके अभिलेखों को तैयार करेंगे। इसके अलावा विद्यालय के कामकाज की निगरानी करेंगे और शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करेंगे या उसको तैयार करेंगे। ये इनका दोस्तों कर्तव्य आरटीई में मेंशन किया गया है। ओके, तो ये मुख्य तत्व हम इनको एक एक करके डिस्कस करें। इसके बाद आता है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। देखिए माता पिता और गार्जियन इनके भी अपने कुछ कर्तव्य है। प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। ओके, ये भी माँ बाप का कर्तव्य है। कई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ने, तो जब वो भेजेंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स ये जो जिस उद्देश्य के लिए ये अधिकार बनाया गया है वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए माता पिता और संरक्षक का भी कर्तव्य है कि अगर उनका बच्चा 6 से 14 वर्ष का है तो वो अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएंगे। ओके, इसके बाद आता है राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे हैं, अगर आप उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं, या कोई जन्म से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। ओके, तो यानी एक तरीके का ये ऐच्छिक है, यानी कि इनकी इच्छा पर निर्भर है कि अगर कोई 3 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे हैं, उनके लिए अगर आपको प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनको तैयार करना है। ओके, तैयार करने का मतलब है कि एक आपकी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा होती है, जैसे एक आपकी किंडरगार्टन जो पद्धति होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था भी जो स्थानीय प्राधिकारी हैं या राज्य सरकारें हैं वो कर सकती हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आरटीई 2009 तो साफ साफ ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है ना। लेकिन उससे 6 से पहले जो आपके बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से पहले के बच्चे भी तो होते हैं ना, तो जो 3 साल के बच्चे हैं, 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी व्यवस्था उसकी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही ना, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले जो बालक हैं वो भी आर्थिक रूप से जो निर्बल समुदाय हैं उनके बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित रखेंगे। इसका भी प्रावधान किया गया है, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। जो EWS कैटेगरी के या इस श्रेणी में आने वाले बालक हैं, इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा साफ साफ ये कहती है कि भाई सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय हैं वो भी आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा से ही 25% सीट रिजर्व करेंगे। किस धारा के अंतर्गत है? 12(1)(c) के अंतर्गत ये है। इसको अपने ध्यान में रखना है। अभी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। ओके, इसके बाद अगला, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। देखिए ये साफ साफ ये कहता है कि कोई भी विद्यालय ना तो चंदा लेगा, ना दान लेगा, ना ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। कहने का मतलब है ना आप कोई फीस लेंगे, ना कोई दान लेंगे, ना चंदा लेंगे, ना ही आपके लिए आप बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपनाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने वहाँ कोई परीक्षा रख दी बच्चों के चयन के लिए, वो उसका अधिकार है, आपने उसको देना है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आपने निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य भी है यहाँ पर वर्ड, कहने का मतलब है कि आपको निःशुल्क तो देनी है, साथ में वो मैंडेटरी भी है, अनिवार्य है, आपको उनको देनी ही देनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपना सकते, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके लिए प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण। अब देखिए प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण का मतलब ये है कि अगर वैसे तो जो आयु का प्रमाण होता है वो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो विद्यालय प्रवेश देने से इनकार कर दे। नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा सा कहता है कि भाई आप उसको इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने बनाया, प्रवेश से इनकार न करना, इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। देखिए अगर स्कूल में अगर आपकी प्रवेश तिथि निकल भी जाती है, कहने का मतलब है एडमिशन डेट होती है ना, अगर उसके बाद अगर वो एडमिशन डेट निकल गई, उसके बाद भी कोई बालक अगर प्रवेश लेना चाहता है तो उससे भी आप उसको इनकार नहीं कर सकते। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एडमिशन डेट होती है, अगर एडमिशन डेट निकल गई तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद उसको प्रवेश देने से इनकार कर दे, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो या कोई प्रॉब्लम्स रही हो, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि आप उसके लिए प्रवेश के
लिए आप आयु प्रमाण पत्र जरूरी तो है, लेकिन नहीं है तब भी आप उसको प्रवेश देंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है। ओके, इसके बाद आता है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा, निकाला जाएगा। ये अधिनियम इसका प्रतिषेध करता है। इसके बाद आता है बालकों को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। शारीरिक दंड नहीं दे सकते और मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं कर सकते। ओके, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। अब ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों। धारा 19 है, इसमें धारा 19 में दोस्तों ये वर्णन किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्ति किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानकों को पूरा करते होंगे। जितने भी धारा, इसमें धारा 19 है एक, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। जिन उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे तभी जाके एक स्कूल आपका खोला जाएगा, चलाया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं चलाया जा सकता। ओके, ये सब चीजें हैं। इसके बाद आते हैं विद्यालय के मान और मानक, यानी कि आपके स्कूल के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऐसे स्कूल जो अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे या हम कह सकते हैं निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, तो उनको क्या होगा कि 3 वर्ष के अंदर सभी मानक पूरे करने होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आरटी अधिनियम 2009, तो वो तो आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। उससे पहले भी तो कई सारे प्राइमरी स्कूल रहे होंगे ना। तो अगर वो उसके नॉर्म्स और मानक जो कि धारा 19 में उल्लिखित हैं उनको अगर पूरा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 साल का आपको समय दिया जाएगा। 3 साल के अंदर आप सभी मानक पूरे कर लो। ठीक है ना, तो ये है विद्यालय के मान और मानक। ओके, इसके बाद आता है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। दोस्तों इसमें जो केंद्र सरकार है, ध्यान में रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको ये अधिकार है कि अधिसूचना के द्वारा कोई भी अधिसूचना वो दे सकती है। अधिसूचना समझते हैं ना, जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो जीओ के द्वारा किसी भी नॉर्म्स या स्टैंडर्ड की अनुसूची में परिवर्तन कर सकती है या फिर उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकती है। इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक, अब इसको आपने ध्यान में रखना है कि इसमें क्या चीजें हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें विद्यालय प्रबंधन समिति की, तो इससे प्राइवेट स्कूल को निकाल दीजिए जो इनको अनुदान नहीं मिलता है। इनको छोड़ के जितने भी स्कूल हैं, ठीक है ना, उनको एक स्कूल प्रबंधन समिति बनानी पड़ेगी जिसमें जनप्रतिनिधि, जो जन को प्रतिनिधि करते हैं, उसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो ये समिति का क्या करती है, इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि मॉनिटर, जैसे होता है ना कि कामकाज को मॉनिटर करने का ये कार्य करेंगी। तो समझ रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या मतलब है कि जो आपके निजी स्कूल हैं उनको छोड़ दीजिए, आपके अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर जितने भी स्कूल हैं वो एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे और उसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक दोनों शामिल होंगे और इस जो समिति होगी वो कामकाज को मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। इसके बाद आता है विद्यालय विकास योजना। देखिए, इसके बाद जो धारा 21 है, इसकी जो धारा 21 है उसमें वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति को करने का कार्य करेगी। तो विद्यालय विकास योजना आपकी विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है। ठीक है, तो ये स्कूल की विकास की योजना को बनाएगी और उसको संस्तुति करने का कार्य करेगी। ये है विद्यालय विकास योजना। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन की शर्तें। देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण हमेशा केंद्र सरकार तय करेंगी और जो कि करती हैं, तो ये आरटीई में दिया गया है। ओके, इसके बाद आता है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षक हैं उनका कर्तव्य होगा कि वो नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हों, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अगर अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता है तो वो भी करें। ओके, और जितने भी अभिभावक हैं उनके संग बैठक आयोजित करें और जितनी भी उनकी शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है ना, पीटीएम बोलते हैं ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो वो ले।
ठीक। इसके बाद आता है छात्र शिक्षक अनुपात। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात ये कहता है दोस्तों कि आपको 6 महीने के बाद, ठीक है, जब ये अधिनियम लागू हुआ था उसके 6 महीने के बाद जो राज्य सरकार है और स्थानीय अधिकारी हैं वो यह सुनिश्चित करेंगे कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका 1:40 से अधिक ना हो। ये इसको ध्यान में रखना है, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। इसमें ध्यान रहे प्रिंसिपल को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, प्रधानाध्यापक को छोड़ा जाएगा। 1:40 होना चाहिए, यानी 40 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षक छात्र अनुपात ये कहता है। ओके। इसके बाद आता है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। देखिए, इसमें के लिए भी जो आपके राज्य सरकार हैं या स्थानीय प्राधिकारी हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई किसी भी स्कूल के शिक्षक, मतलब यानी जो शिक्षकों के पद हैं वो रिक्त ना हो, ठीक है। अगर रिक्त भी हैं तो 10% से अधिक रिक्त ना हो, यानी कि स्कूल में जितने भी स्वीकृत पद हैं, माना अगर स्कूल में 10 स्वीकृत पद हैं तो उसमें आपके एक से ज़्यादा रिक्त पद नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी 10% से अधिक नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 10 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 1 होगा, तो एक पद मैक्सिमम रिक्त हो सकता है। इसके अलावा 9 जो पद हैं वो पूरे के पूरे भरे हुए होने चाहिए, ये कहता है आरटीई का प्रावधान। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी स्वीकृत पद हैं उसका 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे, ये प्रावधान कहता है। इसके बाद आता है गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षक को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। देखिए यहाँ पर ये अभी ऐसे होगा, ठीक है, अभिनियोजित, मैंने सॉरी यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, अभिनियोजित, ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ, अभिनियोजित। ये है इसका मतलब, ठीक है। अब इसको समझिए, जो गैर शिक्षित प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए, शिक्षकों से आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे, सिंपल सा मतलब है। शिक्षण के अलावा आप कोई भी कार्य नहीं करा सकते। अब कौन से कार्य करा सकते हैं, आप करा सकते हैं जनगणना में ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है, जनगणना में ले जाओ, ठीक है, चुनाव में ले जाओ, वो तो ले जाते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपदा राहत, कोई आपदा आ गई, ठीक, इसके अलावा आप इनसे कोई भी कार्य नहीं कराएंगे, ये सीधा सीधा सा प्रावधान कहता है, ठीक है। तो आप गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध करता है यह अधिनियम 2009 कि भाई आप शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएंगे, ये कहता है। आप जनगणना में लगा लीजिए, चुनाव ड्यूटी में लगा लीजिए और आपदा राहत में लगा दीजिए, उसके अलावा आप किसी भी कार्य में नहीं लगाएंगे। इसके बाद आता है शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इसका मतलब कि कोई भी जो आपका शिक्षक शिक्षिका है वो प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में अपने आप को नहीं लगाएगा या लगाएगी, ठीक है। इसको अपने ध्यान में रखना है, यानी ट्यूशन नहीं लेंगे, प्राइवेट ट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि देखिए बच्चों के बहुमुखी विकास पे ध्यान देने के लिए, ठीक है, तो उनका हम कह सकते हैं मूल्यांकन किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि सतत होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आप पाठ्यक्रम पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, जितने भी आपके जो बच्चे हैं उनके बहुमुखी विकास के लिए आपको पाठ्यक्रम पर ध्यान देना है, और इसके अलावा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको इस तरीके से अपनाना है कि वो व्यापक हो और कंटिन्यूस हो, ठीक है ना, ताकि जैसे कि उनको चिंता से मुक्त करिए, उनको भय से मुक्त करिए, उनको कष्ट से मुक्त करिए, इस तरीके का हम कह सकते हैं प्रावधान इसमें किए गए हैं। ओके। इसके बाद आता है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, ठीक है। ओके, ये क्या कहता है, देखिए कोई भी बच्चा है उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र
दिया जाएगा, ये कहता है, ठीक है ना। तो परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा है प्रारंभिक शिक्षा से पहले बोर्ड की परीक्षा नहीं देगा और प्रारंभिक शिक्षा जब वो पूरी कर लेगा तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद आता है बालक के शिक्षा का अधिकार को मॉनिटर करना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अब जैसा कि आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, यहाँ पर ये फैक्टर आ जाता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। ये आया था आपका 2005 में, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। तो उसके प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत जो आपके राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग जो गठित हुए हैं, वो इस अधिनियम के तहत जितने भी अधिकार हैं उनका परीक्षण और देखभाल, इनकी समीक्षा करेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि बालकों को शिक्षा का अधिकार मिला या नहीं मिला, ये इस चीज़ का परीक्षण और देखभाल करने की समीक्षा जो आपके राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और हम कह सकते हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये इनको अधिकार दिया गया है कि आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, तो उसके प्रावधानों के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग हैं, वो इन जो बालकों को ये प्रदत्त अधिकार है उनका परीक्षण कर सकते हैं और उनके देखभाल की समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शिकायतों को दूर करना। अब इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो इसमें धारा 31 है, ठीक है, तो उसमें आपका जो बाल संरक्षण आयोग है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी है, वो अगर इस अधिकार से संबंधित जितने भी शिकायत आती हैं उसकी वो जांच करेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको सपोज करो आरटीई का नियम, कोई भी विद्यालय है वो अगर आरटीई के नियमों को मानने से मना कर देता है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? आप शिकायत करेंगे बाल संरक्षण आयोग में, ठीक है ना। तो जो बाल संरक्षण आयोग है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायत की हमेशा क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। देखिए प्रस्तावित इसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो काम होगा वो होगा कि भाई अधिनियम जो आपका आरटीई अधिनियम है उसके प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा राज्य सलाहकार परिषद का गठन फिर वही है कि जो राज्य सरकार परिषद है इसका गठन है वो राज्य सरकारें करेंगी, ठीक है। और इनका जो काम होगा वो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा और इसके लिए वो भी क्या करेंगे? आपके राज्य सरकारों को परामर्श देगी, ठीक है। इसके अलावा आता है निर्देश जारी करने की शक्ति। अब इसके अंतर्गत जो अधिनियम की धारा 35 है उसके अंतर्गत ये है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार है, केंद्र सरकार एक तरीके से राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति को, ठीक है, हम कह सकते हैं इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे या फिर निर्देश जारी कर सकेंगे, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी, राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को देंगी, स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन को देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मार्गदर्शक का काम करते रहेंगे तो निर्देश देने की जो एक चेन है ना वो जारी रहेगी, ठीक है। तो निर्देश जारी करने की शक्ति समझ में आ रहा है ना। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। इसके बाद जो केंद्र सरकार आपकी राज्य सरकार आपके प्राधिकारियों स्थानीय अधिकारी जो है उनको देगी, स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन को देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है ना। स्कूल प्रबंधन समिति को देंगे तो जितना भी आपका अधिनियम का कार्यान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में वो क्या करेंगे? मार्गदर्शन देने का काम करेंगे और उससे संबंधित निर्देश दे सकेंगे। ये सिंपली ये कहता है, ठीक है। इसके बाद आता है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। देखिए अगर अधिनियम का पालन नहीं करना है
ठीक है। तो इस अगर अभी अधिनियम का पालन नहीं करने पे जो धारा 13 है, 18 और 19, ठीक, उसके अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा कहा जाता है इसमें कि भाई देखिए, अभियोजन अगर आपने करना है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो धारा 13, 18 और 19 है, ठीक है, तो उसमें जो आपके दंडनीय अपराध हैं उसके लिए आप कोई भी अभियोजन की बात करें, सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाता। ये इसका सीधा सीधा सा मतलब है। तो अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक हो जाती है। ये इसका सीधा सीधा सा फैक्ट है कि भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, ठीक है। अब इस अधिनियम या इसके द्वारा बनाए गए जो भी नियम हैं उसके आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी या स्कूल प्रबंधन समिति से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के संग किए गए कार्य का पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। ये एक तरीके से इनके द्वारा अगर कोई भी सद्भाव पूर्वक कार्य किए गए हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। आप इसको समझिए कि कहने का मतलब ये, इस अधिनियम, ठीक है, अगर कोई इस अधिनियम के बनाए गए नियमों और आदेशों का पालन करता है और उस पालन से जुड़े हुए कौन कौन से लोग होंगे, जैसे सरकार है, आयोग है, या स्थानीय प्राधिकारी हैं, या स्कूल प्रबंधन समिति है, और जो भी इस अधिनियम से जुड़े हुए व्यक्ति है, अगर वो सच्चे विश्वास के संग किए गए कार्य करता है तो उस पर कोई भी मुकदमा और वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। ये अधिनियम कहता है, ठीक है ना। तो सद्भाव, या हम कह सकते हैं सद्भाव, पूरे अच्छे भाव से पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ये अधिनियम प्रदान करता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा सा फैक्ट ये है कि भाई आपको जो नियम दिए गए आप अगर उनका सही से पालन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा और वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी अगर आपने कार्य सद्भाव पूर्वक किया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद आता है राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। देखिए, राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी। ये भी एक तरीके का हम शक्ति कह सकते हैं राज्य सरकारों को दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी उपबंध हैं इनके कार्यान्वयन के लिए नियम राज्य सरकार बना सकेंगी। उसके लिए उनको जीओ जारी करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपका आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।